हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम कैश बुक से रिलेटेड 8 सिंपल सी ट्रांजैक्शंस सोल्व करेंगे। ये ट्रांजैक्शंस पीछे वाली वीडियोस में हमने डिस्कस नहीं की हैं, तो ये ट्रांजैक्शंस पीछे वाली वीडियोस से बिल्कुल हटकर हैं। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, दैट इज डिस्काउंटिंग बिल रिसीवेबल एट 1% फ्रॉम बैंक। इस बिल रिसीवेबल का वैल्यू कितना था? 5,000। और हो सकता है कि हमको पैसे मिलने हो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, क्योंकि जब भी कोई पार्टी हमको बिल रिसीवेबल देती है तो वो पार्टी का कहना यही होता है कि पैसा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मिलेगा। अब पैसे की जरूरत हमको आज की डेट में ही है, तो हम ये क्या करते हैं, बैंक को दे देते हैं और बैंक इसके बदले में हमसे थोड़ा सा डिस्काउंट चार्ज करके बाकी पैसा हमको दे देता है। और जब पैसा देने की बारी आएगी तो ये वाला बीआर बैंक पार्टी के सामने प्रेजेंट करेगा और पार्टी से पैसे ले लेगा। पर वो बैंक क्या करेगा, पार्टी से पैसे कैसे लेगा, वो बैंक की मर्जी है, बैंक अपने आप देख लेगा। पर हमको अपनी बुक्स में बस आज की डेट में यही रिकॉर्ड करना है कि डिस्काउंट कट करने के बाद हमको कितना पैसा मिला है। तो ये बीआर का वैल्यू है 5,000। बैंक कितना कट करने वाला है? 1%। तो हम यहां पर एंट्री कर देंगे। कैश बुक में कैसे लिखेंगे देखिए, तो 5,000 का आप 1% कट कर दीजिए, बाकी पैसे आपके पास ऐसा समझ लीजिए आपके बैंक के अंदर आ जाएंगे। तो ये पैसा किसके थ्रू आया है? आपके बीआर के थ्रू आया है। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर के अंदर जब आप स्टडी करते हैं और जब आप डिस्काउंट की एंट्री करवाते हैं, जब आप बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, तो यहां पर हमने अमाउंट आने की तो एंट्री कर दी 1% कट होने के बाद। 50 रुपीज की एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में या जर्नल एंट्रीज में हम कर सकते हैं। क्या एंट्री होगी बाकी 50 रुपए की? डिस्काउंट चार्जेस बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो ये एंट्री आप अपनी कैश बुक से बाहर कर सकते हैं जर्नल प्रॉपर में। अगला टॉपिक है हमारे पास कि हमने एक चेक विड्रॉ किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। कितने का चेक है ये? 2,000। आपको पता है कभी कभी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, तो हम क्या लिखते हैं? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। तो अगर वो बिजनेस से कैश निकालता है तो हम कहां लिख देते हैं? कैश में। पर उसने क्या किया है? चेक निकाला है, तो मतलब पेमेंट कहां से कट होने वाली है? बैंक से होने वाली है। तो आप बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देना। यहां पर आपको डेट्स मेंशन करनी होती हैं। आगे देखिए, एक्स ने हमको एक चेक दिया है, मतलब एक्स ने हमारी फर्म को एक चेक दिया है और वो चेक मैंने क्या किया है, नेक्स्ट डे वाई को इंडोर्स कर दिया है। क्योंकि बियरर चेक के अंदर, केस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, किसी पार्टी ने हमें चेक दिया और वो चेक हमने किसी और को हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि एक्स ने मुझे पेमेंट करनी थी और मैंने किसी और पार्टी को पेमेंट करनी थी, तो मैंने क्या किया, एक्स का चेक उठाकर किसी और को दे दिया। तो इस केस के अंदर, थर्ड ट्रांजैक्शन के केस के अंदर, आपका ना तो कैश कॉलम इफेक्ट हुआ ना बैंक कॉलम इफेक्ट हुआ, क्योंकि आपके पास चेक आया और वो आपने किसी और को दे दिया। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो जिस डेट पर आपके पास चेक आएगा, आपको इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। क्या करोगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कौन सी पार्टी ने आपको चेक दिया है? एक्स ने। तो यहां पर आप अमाउंट लिख देना। कितना अमाउंट है चेक का? 10,000। तो 10,000 और 10,000 आप यहां लिख देना, 10,000 और 10,000। नेक्स्ट डे जब आप ये चेक वाई को दोगे तो क्या एंट्री करोगे? वाई डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो यहां पर वही 10,000 और 10,000 लिख देना। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट ना तो हमारे कैश कॉलम पे है ना बैंक कॉलम पे है। तो जिस दिन चेक आएगा और जिस दिन आप चेक सामने वाली पार्टी को दे दोगे, आप ये दो जर्नल एंट्रीज कर देना। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, दैट इज
हमको एक चेक रिसीव हुआ है रेंट के लिए। हो सकता है कि हमने अपनी कोई जगह किसी को रेंट पे दे रखी हो, तो सामने वाली पार्टी ने हमको रेंट दिया है, और वो रेंट सामने वाली पार्टी ने हमको कैसे पे किया है, चेक से पे किया है, और वो चेक हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया है। तो आप यहां पे लिख देना टू रेंट अकाउंट। अब क्योंकि रेंट की पेमेंट कैश में आती तो आप कैश में लिख देते, पर ये पेमेंट आपकी चेक से आई है, तो आप यहां बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, तो बैंक में लिख सकते हैं। आगे देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 7000, और इस ट्रांजैक्शन के बाद ये जो 7000 का जो चेक हमारे पास आया है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ और ना तो यहां पे है ना इसके बाद है। इसका मतलब है कि एबीसी लिमिटेड ने जो चेक हमको दिया है 7000 का, वो हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट करा दिया है। क्योंकि कैश बुक के चैप्टर के अंदर ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी होगी कि अगर कोई पार्टी आपको चेक देती है, क्या हमने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया है या अगले दिन कराया है। क्योंकि अगर आप सेम डे अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करा देते हो वो चेक, तो आप क्या एंट्री करते हो, आप सीधा बैंक का कॉलम इंक्रीज कर देते हो और सामने पार्टी का नाम लिख देते हो टू एबीसी लिमिटेड। तो अगर कोई पार्टी आपके बैंक में पैसा सीधा जमा करा दे, या आपके बैंक के अंदर चेक जमा करा दे, या कोई पार्टी आपको चेक दे, वो चेक आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो इन तीनों केस के अंदर आपको यही एंट्री करनी होती है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं कि आपने चेक बैंक में कब डिपॉजिट कराया है, तो बाय डिफॉल्ट आप यही मानकर चलो कि आपके पास चेक आया और आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो आपको ये ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड करनी होगी कि चेक आया और आपने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमने 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं, जिसकी रियलिटी में कॉस्ट तो थी 100 रुपीज, पर हमको वो मिल गई है 95 रुपीज में। और ये सारी पेमेंट हमने कैसे की है, चेक के थ्रू की है। मतलब हमने 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स परचेज किए हैं, तो एक किस्म से ये हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कितने हैं ये, 100 हैं ये। एक कितने का पड़ा हमको, 95 का, और ये पेमेंट आपने कैसे की है, चेक से, तो डेफिनेटली आपने 9500 पे किए हैं। तो आप यहां पे लिख दीजिए बाय नेशनल प्लान सर्टिफिकेट्स अकाउंट, आगे अमाउंट, क्योंकि आपका चेक से गया है तो आपका बैंक कॉलम डिक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमने चिल्ड्रंस की फीस पे की है 10,000। प्रोप्राइटर ने खुद के बच्चों की फीस पे की है, बिजनेस ने पे की है। क्यों पे की है, अगर पे की है तो क्या बन जाएगा, ये ड्राइंग्स का मैटर बन जाएगा। तो यहां पर आप लिख देना बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अब क्योंकि ये मैटर आपका किस चीज का है, फीस पे करने का है। अब फीस पे करने का है तो फीस कितनी पे की है आपने, 10,000। अब यहाँ पे ना तो कैश की बात है ना बैंक की बात है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको कैश कंसीडर कर सकते हो। अगर यहाँ पर चेक की बात होती तो आप यहाँ लिख देते कि उसने बैंक से पैसे निकाले हैं। तो स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि हमने क्या पे किया था, चिल्ड्रंस की फीस पे की थी। आगे देखते हैं, सेल ऑफ शेयर्स 7000। मैंने कोई अपने शेयर सेल कर दिए हैं। हो सकता है कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, वो मैंने भी किसी को बेच दिए हो। अब बेचने के बदले में मेरे पास क्या आ गया है, 7000 रुपीज आ गए हैं। तो डेफिनेटली मैंने इन्वेस्टमेंट सेल की है। तो इन्वेस्टमेंट सेल की है तो आपको यहाँ पे पूरी स्पेलिंग लिखनी है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया है आपके पास, 7000। तो आप यहाँ कैश के कॉलम में लिख सकते हैं। अगर आपके पास चेक का आता तो आप यहाँ लिख देते। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस मैंने आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा दी है। कैश बुक को मैं क्लोज करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस के अंदर हम कैश बुक को काफी बार क्लोज करना सीख चुके हैं। तो आप कैश बुक को अगर आप क्लोज करना सीखना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियोस आप देख लीजिए। तो कैश बुक की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलूंगा मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।